वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.5 को डिस्कस करेंगे एंड उसके बेसिक पार्ट में आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस। मतलब किसी भी सैम्पल स्पेस का पार्टीशन क्या होता है। मान लेते हैं लेट E1, E2 and En be the events of a sample space S. Then partition of a sample space is defined as तो देखिए यहाँ पर कि मान लिया E1, E2 और En क्या हैं, किसी भी सैम्पल स्पेस S से एसोसिएटेड इवेंट्स हैं आपके। तो इन सेट की इन इवेंट्स का जो सेट है आपका, उसे पार्टीशन कब कहा जाएगा। उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? सबसे पहली कंडीशन होगी आपकी कि EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू फाइव फॉर ऑल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर ऑल I एंड J इज इक्वल टू 1 to N। मतलब यहाँ पर जो EI और EJ, मतलब आप E1, E2, E2, E3 या फिर किसी भी दो पेयर्स को आप ले लें और उनका इंटरसेक्शन निकालें तो वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? वो 5 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो इवेंट्स हैं आपके, वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए कि उनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन ना निकले। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि मैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En लूँ तो वो किसके बराबर होना चाहिए? वो S के बराबर होना चाहिए। मतलब आप यदि सभी इवेंट्स का यूनियन ले लें तो वो किसके बराबर होना चाहिए? वो सैम्पल स्पेस के बराबर बनना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन क्या होगी आपकी कि यहाँ पर P ऑफ EI, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to N। मतलब कि यहाँ पर आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें, E1 से और En तक किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? वो ग्रेटर देन 0 आपकी होनी चाहिए। तो अगर कोई भी सैम्पल स्पेस या सेट ऑफ इवेंट्स इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या कहेंगे आपका? हम उसे कहेंगे पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस। यहाँ पर ध्यान से समझें, E1, EIJ ये बेसिकली आपका जो सेट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का एक सेट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं आपके? जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव जिनका यूनियन जो है वो सैम्पल स्पेस के बराबर बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक सेट बन रहा है आपका, जो पार्टीशन बन रहा है, वो बेसिकली एक म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट है आपका। जैसे मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ यहाँ पर कि आपका एक डाई को रोल किया जाता है, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी? 1, 2, 3 एंड 4 आ सकता है उसमें, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है उसमें। ये सारे इवेंट्स उसमें आ सकते हैं। एंड एक E1 इवेंट है आपका कि उसमें ऑड नंबर्स आएँ। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से आएंगे इसमें? 1, 3 एंड 5। एंड E2 एक सैम्पल इवेंट है आपका कि इसमें इवन नंबर्स आए आपका। तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 6, ये इवन नंबर्स आपके इसमें आएंगे। तो ध्यान से देखें, PE1 और PE2 ग्रेटर देन 0 है, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। E1, E2 का आप यूनियन लेंगे तो सैम्पल स्पेस बन रहा है। एंड EI, E1 और E2 का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 है आपका। मतलब तीनों कंडीशंस इस केस में सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो E1 और E2 हैं आपकी, उन्हें आप पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस इस केस में कह सकते हैं। तो आप देखिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है आपको? लेट E1, E2, En बी द पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस S। मतलब क्या है कि जो E1, E2 और En है वो किसी भी सैम्पल स्पेस S के लिए पार्टीशन है आपका।
फॉर आई इज इक्वल टू क्या है 1 to n, जो PEI है आपका वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, एंड लेट ए बी द एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस, मतलब ए उसका कोई और इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी P ऑफ E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2 प्लस सो ऑन P ऑफ En इंटू पी ए बाई En। ये होती है आपकी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, इस थ्योरम का क्या दे रखा है आपको। E1, E2 and En is the partition of any sample space, is the partition of sample space, मतलब इस सैंपल स्पेस के लिए ये पार्टीशन है आपका। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो EI इंटरसेक्शन EJ है वो क्या होगा आपका फाई होगा एंड, और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 En जो है वो किसके बराबर होगा, S के बराबर होगा। कि यदि E1 E2 और En पार्टीशन है किसी भी सैंपल स्पेस के लिए, तो किन्हीं भी दो पेयर्स का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होगा और उनका जो यूनियन है वो किसके बराबर होगा, S सैंपल स्पेस के बराबर होगा आपका। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर A को ऐसा लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन S, मतलब S देखिए A इसी का इवेंट है सैंपल स्पेस का, यदि हम इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो A ही मिलेगा आपको, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। एंड जो S है वो किसके बराबर है आपका, यहाँ से देखिए S को ऐसा लिखा जा सकता है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड En। अब आपने सेट में पढ़ा था कि इस तरीके से आपको दे रखा हो तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन एंड सो ऑन A इंटरसेक्शन En। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो आपका हमने पढ़ा अभी कि जो EI है वो उसका इंटरसेक्शन EJ के साथ वो फाई है, मतलब EI जो है वो बराबर नहीं है आपका EJ के। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो A का इंटरसेक्शन होगा EI के साथ वो बराबर नहीं होगा आपका A का इंटरसेक्शन EJ के साथ। मतलब A का इंटरसेक्शन हम किसी इवेंट अलग अलग इवेंट के साथ लें तो वो आपस में बराबर नहीं होंगे आपके। तो सिमिलरली ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, दैट मीन्स ये पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स हैं आपके। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि P ऑफ A यूनियन B किसके बराबर होता है आपका, P ऑफ A प्लस P ऑफ B के बराबर होता है। लास्ट एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके बराबर होगी, ये होगी P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन P ऑफ A इंटरसेक्शन E1। इसके बराबर होगी आपकी ये प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपकी। तो वहाँ पर हमने निकाला था PA बाई E1। PA बाई E1 किसके बराबर होता था आपका, ये होता था P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 और जो नीचे दे रखा है P ऑफ E1। यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 निकालिए, वो आया P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1। P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 आया है P E1 इंटू P A बाई E1। तो यहाँ से इसकी जगह पर आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आया P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P A बाई E1। सिमिलरली P A इंटरसेक्शन E2 को आप लिख सकते हैं P E2 इंटू P A बाई E2 एंड P A बाई A इंटरसेक्शन En को लिख सकते हैं P En इंटू P A बाई En। और यही हमें प्रूव करना था लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर। देखिए यही थ्योरम दे रखी थी और हमने इसे प्रूव कर लिया है। अब हम समझते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ कि किस तरीके से इस थ्योरम को हमें यूज़ करना है क्वेश्चंस के अंदर।
तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.5। तो देखिए एक्सरसाइज 15.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ए सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, one bag is selected at random, from the selected bag one ball is drawn, find the probability that the ball drawn is red। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको 2 बैग दे रखे हैं, बैग 1 एंड बैग 2। उन दोनों बैग्स में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया जाता है आपका और उसमें से एक बॉल निकाली जाती है। तो वो बॉल जो आपने निकाली है वो आपकी क्या आए, एक रेड बॉल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बैग 1 का डाटा क्या दे रखा है आपको, बैग 1 में है 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, एंड बैग 2 में क्या डाटा दे रखा है आपको, बैग 2 में 2 तो रेड बॉल्स दे रखी हैं आपको एंड 4 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, दैट मीन्स टोटल 6, यहाँ पर 7। तो पहले तो बैग को सिलेक्ट किया जाता है आपका। तो बैग को सिलेक्ट करने के इवेंट को हम मान लेते हैं, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट of selecting bag 1 and bag 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब E1 और E1 इवेंट है आपका कि बैग 1 सेलेक्ट किया जाए एंड E2 इवेंट है आपका कि बैग 2 को सेलेक्ट किया जाए आपका। एंड ए इवेंट मान लेता हूं, ए बी द इवेंट of drawing a red ball। ए इवेंट में मान लेता हूं कि रेड बॉल को ड्रा किया जाता है आपका। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास बैग कितने हैं, 2 बैग हैं यहाँ पर, बैग 1 एंड बैग 2। तो दोनों में से PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 सिलेक्शन, टोटल कितने हैं 2, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 2 भी क्या होगी 1/2 होगी आपकी। ये दोनों आ गई। अब मैं निकालता हूं PA/E1। PA/E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल व्हेन बैग 1 इज सेलेक्टेड। जब बैग 1 को सेलेक्ट किया जाए तब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली PA/E2 क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन बैग 2 इज सेलेक्टेड। तो PA/E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन बैग 1 इज सेलेक्टेड, एंड PA/E2 क्या है, बैग 2 के सेलेक्ट होने पर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो PA/E1 क्या होगा आपका, PA/E1 मतलब बैग 1 को सिलेक्ट कर लिया, अब यहां से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो वो होगी, रेड बॉल कितनी है 4, टोटल बॉल्स कितनी हैं 7, एंड PA/E2 क्या होगा आपका, मतलब बैग 2 को सिलेक्ट कर लिया, अब यहां से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है यहां पर 2, टोटल है 6, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। P ऑफ A निकालते हैं हम बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगी, वो होगी आपकी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। यही फॉर्मूला था आपका। अब ये सारी ही वैल्यूज हमारे पास हैं, हम इसको पुट करेंगे। P ऑफ E1 किसके बराबर है 1/2 के, एंड P ऑफ A/E1 ये 4/7 है आपका, प्लस P ऑफ E2 क्या है आपका, वो 1/2 है, एंड P ऑफ A/E2 क्या है, वो है 2/6। अब ज़रा हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया है आपका 2 से इसको कैंसिल करो, 2/7 प्लस यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल करेंगे 1/6। एलसीएम लिया 42,
7 से 6 12 आ गया, 6 से 7 7 आ गया, तो 19/42। तो क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी कि आपका जो बैग 1 से एक रेड बॉल निकाली जाए वो है 19/42। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वहाँ से पहले बैग के सिलेक्ट होने के इवेंट को मान लेना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, एंड फिर जो इवेंट जिसके बारे में वो आपसे प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है उसके लिए आपको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, जैसे PA/E1 एंड PA/E2, और फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को लगा के आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए 1 rupee coin from a purse with 2 compartments, one of which contain 3 50 paise coins and 2 1 rupee coins, and other contains 2 50 paise coins and 3 1 rupee coins। तो एक पर्स है आपका जिसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं आपके। कंपार्टमेंट 1 के अंदर 3 तो 50 पैसे कॉइन्स हैं और 2 1 rupee कॉइन हैं आपके, एंड कंपार्टमेंट 2 के अंदर 2 50 पैसे कॉइन हैं एंड 3 1 rupee कॉइन हैं आपके। तो आपको एक 1 rupee कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है इस इन दोनों कंपार्टमेंट से। तो देखिए ज़रा यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, लेट E1 एंड E2। अच्छा, पहले हम डाटा को लिख देते हैं कि कंपार्टमेंट 1 के अंदर एंड कंपार्टमेंट 2, इस तरीके से 2 दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पर आपका कंपार्टमेंट 1 के अंदर क्या दे रखा है, 3 तो 50 पैसे कॉइन्स दे रखे हैं और आपको 2 1 rupee कॉइन दे रखे हैं, एंड कंपार्टमेंट 2 के अंदर आपको 2 50 पैसे कॉइन दे रखे हैं एंड 3 1 rupee कॉइन दे रखे हैं आपको। इस तरीके से आपको दे रखा है। तो यहाँ पर टोटल कॉइन्स 5 हैं एंड यहाँ पर भी टोटल कॉइन्स 5 हैं। मैं मान लेता हूँ लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कंपार्टमेंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब E1 इवेंट है कि कंपार्टमेंट 1 सेलेक्ट किया जाए एंड E2 इवेंट है आपका कि कंपार्टमेंट 2 को सेलेक्ट किया जाए आपका। तो यहाँ से PE1 और PE2 दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, वो होगी 1/2। इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, 2 ही कंपार्टमेंट हैं। कंपार्टमेंट 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 1/2 एंड सेम PE2 की होगी। अब वो हमसे निकलवा रहा है 1 rupee कॉइन। तो लेट A बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए 1 rupee कॉइन। मतलब A इवेंट है आपका 1 rupee कॉइन को ड्रा करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाएंगे PA/E1, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 rupee coin when compartment 1 is selected। मतलब आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट सेलेक्ट हो तब एक 1 rupee कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, एंड PA/E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए 1 rupee कॉइन व्हेन कंपार्टमेंट 2 इज सेलेक्टेड। सेम है आपका। तो PA/E1 क्या होगा आपका, PA/E1 कंपार्टमेंट 1 सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर 1 rupee कॉइन कितने हैं, 2, टोटल कॉइन्स 5। PA/E2 क्या होगा, कंपार्टमेंट 2 सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर 1 rupee कॉइन कितने हैं, 3, टोटल कॉइन्स हैं 5। तो ये आ गया आपका 3/5 बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। P ऑफ A किसके बराबर होगा हमारा, वो होगा P ऑफ E1 इंटू PA/E1
प्लस P ऑफ E2 इंटू PA/E2 के बराबर होगा। तो यहाँ से PE1 है आपका 1/2, PA/E1 है 2/5, प्लस PE2 है आपका 1/2 एंड ये है आपका 3/5। यहाँ से ये आया है आपका 2/10 एंड ये आया है 3/10। एलसीएम 10, 2 + 3 5/10। दैट मीन्स probability of drawing a 1 rupee coin is 1/2। तो इस तरीके से प्रोसीड करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर।